बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आयशा सुहेल और आप देख रहे हैं सलीम बुखारी शो। आगाज़ करेंगे एक बड़ी अहम खबर से और वो ये कि इलेक्शन एक्ट में मजीद तरमीम की मंजूरी हो गई है नाकाम। हुकूमती और अपोजिशन अरकान की मुखालफत पर इसे मौखर कर दिया गया है। रज़ा रबानी साहब कहते हैं कि कानून या बिल की तरमीम का मुसवदा अरकान के साथ शेयर तक नहीं किया गया। सेनेटर मुश्ताक अहमद कहते हैं कि पार्लियामेंट को अंगूठा छाप या रबर स्टैंप ना बनाएं। सेनेटर अली जफर कहते हैं कि कानून साजी हो रही है लेकिन कानून ही हमारे सामने नहीं है। इस पर हम करेंगे तफसील से बात, क्या हुआ, किस तरीके से हुआ और फिर किस तरीके से ये जो है मौखर हो गई, इस पर तफसीलन हम बात करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म साहब ने इफ्तिताह किया जो डेरा इस्माइल खान में 8 तरक्याती मंसूबों का संगे बुनियाद रखा है और इस तकरीब से खिताब भी किया है। उन्होंने कहा है कि मुल्क दिवालिया होता तो यकीनन मेरे माथे और कब्र पर ता क़यामत काला दब्बा लग जाता और कब्र पर यह कतबा लगता कि इसके ज़माने में पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट जो है वो हुआ है। मौलाना फजल रहमान साहब भी वहाँ पर मौजूद थे। जी, फवाद चौधरी साहब फिर से बेदार हुए लग रहे हैं। मुआशी तरक्की के लिए पहली शर्त शरीफ और जरदारी खानदान का इक़्तिदार से बाहर होना है, ये कह रहे हैं वो। और वो कहते हैं कि पाकिस्तान में मुआशी तरक्की परवेज़ मुशर्रफ के दौर या फिर तहरीक इंसाफ के दौर हुकूमत में हुई है। प्रोग्राम के आखिर में बात करेंगे जी, चेयरमैन PTI गिरफ्तार होने वाले हैं या नहीं, बड़ा अहम सवाल जिसके हवाले से वो खुद भी बहुत दफ़ा पेशगोइयाँ कर चुके हैं। 2 अगस्त को फर्द जुर्म आयद होगी उनके ऊपर। इसके अलावा ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के खिलाफ वर्जी और साइफर तहकीकात का मामला भी चल रहा है। GIT ने चेयरमैन PTI से 2 घंटे तक तफ्तीश की है, इस पर भी होगी बात। बुखारी साहब अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। बुखारी साहब, ऐसी क्या चीज़ें जो हैं उसमें शामिल कर दी गई थी कि इतना ज़्यादा एक जिसको कहते हैं रिएक्शन सामने आया है और फिर हुकूमती और अपोजिशन की अरकान की जो मुखालफत की उसके बाद इसको मौखर भी करना पड़ गया? 2-3 बातें मेरे दिमाग में बहुत तेज़ी से घूम रही हैं। एक तो यह है कि इस घर को आग लग गई, घर के चिराग से जितने भी सबसे ज़्यादा सख्त लोग बोले हैं इस हवाले से वो सारे हुकूमती लोग अपने हैं। ख़ास तौर से जो रज़ा रबानी साहब बोले हैं उन्होंने तो कमाल ही कर दी है। दूसरी बात यह कि अगर आप इसको यानी बादी नज़र में देखें तो ऐसे लगता है कि इंटरिम गवर्नमेंट के लिए जो डूज थे वो तो रहने दिए हैं, डूज ही हैं, जो डोंट्स थे उनको भी डूज कर दिया है। यानी वो काम जो इंटरिम गवर्नमेंट नहीं कर सकती थी उसकी भी इजाज़त दी जा रही है। इसको मेरे ख्याल से ये सारे के सारे जो फड़के हैं ना, भड़के हैं जो यानी आवाज़ें उठी हैं, उसकी बुनियादी वजह ये थी कि किसी भी चीज़ पर वो कहते हैं हमें कॉन्फिडेंस में नहीं लिया है। जो तरमीम वो कर रहे हैं वो कहते हैं कि जनाब इसका तो हमें मुसवदा ही नहीं दिया उन्होंने। और ख़ास तौर से जो सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल तरमीम है उसकी तो कॉपी भी नहीं है, आज भी नहीं थी वहाँ ईवान के अंदर मौजूद। उसको तो इसके ऊपर यानी कॉपी मौजूद नहीं और मंजूर कराने की कोशिश जी बहुत ज़्यादा जो है वो ले दे हुई है। दूसरी बात यह है कि इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की बात थी कि जी वो उसको हम इलेक्शन कमीशन का हिस्सा बनाएंगे ताकि आइंदा के इंतखाबात उसके ऊपर हों और इंटरनेट जो है वो उसकी एक्सेस होगी उसके ऊपर रिज़ल्ट की कंपाइलेशन में, रिज़ल्ट को आगे भेजने में। उन दोनों चीज़ों को गायब करने की कोशिश की है। इसके ऊपर भी लोग जो है काफ़ी मोतरस थे। अच्छा, मुझे यूँ लगता है कि ये जो तरमीम थी ये जिनको मुसल्लत करने की कोशिश की गई कहा जा रहा है उसके ख़िलाफ़ पार्लियामेंट खड़ी हो गई है। तवज्जो से सुने मेरी बात, इसको आप एंजॉय भी करें और समझने की कोशिश भी करें कि एक हुकूमत जो बिल लेके आई है, जो तरमीम लाना चाहती है, उसके ऊपर हुकूमती नुमाइंदों समेत पार्लियामेंट के अंदर बड़ा टफ स्टैंड लिया गया है। सेंटर मुश्ताक को सुन लें आप, सेंटर कामरान रजी को सुन लें आप, सेंटर कामरान मुर्तज़ा को सुन लें आप, जिसका भी आप नाम लें वो जो है खुल के बोला है और बहुत स्ट्रॉन्ग बोला है। बुखारी साहब, इसका तो ये मतलब है ना कि हुकूमत ने ये बिल लाने से पहले अपने ही लोगों को एतमाद में नहीं लिया, इतनी जल्दी क्या थी? देखिए, गुजारिश ये है कि होता ये है कि जब यानी कोई भी हुकूमत जो है वो इलेक्शन के एरा में जाना चाह रही होती है उसमें इस किस्म के काम होते हैं। इन्होंने जल्दबाजी में कोशिश की कि ऐसी तरमीम कर ली जाए जिसका फ़ायदा ऑटोमेटिकली जो है वो इंटरिम गवर्नमेंट को भी हो। और अब चूँकि इंटरिम गवर्नमेंट के लिए भी एक ऐसा नाम सामने है जो इसी हुकूमत का हिस्सा है, इसहाक डार साहब हमें हमारे दोस्त हैं, हम चाहते हैं कि वो अहम जिम्मेदारी के लिए यकीनी तौर पर नामजद हों, लेकिन कानून के मुताबिक हों और जो कायदा कानून है उसके हिसाब से अगर वो हों तो वो कॉम्पिटेंट आदमी है, वो हर किस्म का रोल निभा सकते हैं, ऐसा उन्होंने कहा भी है। लेकिन
इस सब कुछ के लिए जिन कवानीन की ज़रूरत है और जिनको अमेंड करने की कोशिश की जा रही है, उसके ऊपर पार्लियामेंट के अंदर बड़ी स्ट्रॉन्ग वॉइसेस जो हैं वो हमने देखा है कि सामने आई हैं। मैं उनमें से कुछ का तज़किरा जो है वो बहुत ज़रूरी है। रज़ा रबानी साहब ने कहा कि कानून या बिल की तरमीम का मसवदा अरकान के साथ शेयर ही नहीं किया गया। रज़ा रबानी कह रहे हैं, याद रखिए, पीपल्स पार्टी। मैं इसके ऊपर आऊँगा ये क्यों बोले हैं। अगर आप इसको भी रबड़ स्टैम्प बनाना चाहते हैं तो आपकी मर्जी, यानी जो जॉइंट सेशन है, अगर आप समझ रहे हैं कि इसको रबड़ स्टैम्प बनाना है तो बना लीजिए। जब तक तरामीम की कॉपी नहीं मिलेगी तो पिछले बिल से मुआवजा करके जांचा कैसे जाएगा। ये एतराज़ात उनके सारे वैलिड हैं, लेकिन ये एतराज़ात हुए क्यों हैं, इसके बारे में थोड़ा सा कल के प्रोग्राम का हवाला भी देना पड़ेगा। कल हमने कोशिश की थी ये साबित करने की कि जो पीपल्स पार्टी की लैंग्वेज थोड़ी स्ट्रॉन्ग होती जा रही है, थोड़ी बिटरनेस भी उसमें आ रही है, उसकी बुनियादी वजह वो लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग या लैक ऑफ अंडरटेकिंग है। जो पीपल्स पार्टी का ख्याल था कि उनको पंजाब में स्पेस मिलेगी। अच्छा। पंजाब में स्पेस मिलने के इम्कानात कभी भी रोशन नहीं थे, इसलिए कि पंजाब को समझा जाता है कि वो PMLL का गढ़ है। पंजाब के बारे में ये बात तयशुदा है कि उसने पीपल्स पार्टी को यकसर उखाड़ के फेंक दिया था पंजाब से। यानी पिछले इलेक्शन में भी 2018 के सिर्फ 7 सीटें मिली थी उन्हें पूरे पंजाब में। वो बड़ा दावा करते हैं कि जी पूरे का पूरा साउथ पंजाब जो है वो उनके साथ है, लेकिन वो ट्रांसलेट इनटू रियलिटी नहीं हुआ। सही। फिर हमने देखा कि आसिफ जरदारी साहब ने कहा कि ये जो हमारे 5 बड़े हैं इनके खिलाफ आपने उम्मीदवार खड़ा नहीं करना। मेरा ख्याल है वो अंडरटेकिंग भी देने के लिए अब नून लीग तैयार नहीं है। अच्छा। ये है वजह उस सारी बिटरनेस की जो अब हमें कभी ताज हैदर की सूरत में मिल रही है, कभी रज़ा रबानी की सूरत में मिल रही है, कभी आपने देखा और भी 2-3 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं, शहरी रमान ने की है और कुंडी साहब ने की है। एक दोनों ने मुश्तरका की है, कुंडी साहब ने कल की थी। और ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस जिनका मैं हवाला दे रहा हूँ वो थी इस हवाले से कि जी कोई फैसला नहीं हुआ कि इसहाक डार साहब को हम इंटरिम प्राइम मिनिस्टर बना रहे हैं। 3 रुकनी कमेटी हमने बनाई है, मुशावरत होगी। वो कहते हैं अभी तो इट्स अ लॉन्ग वे टू गो। अभी ठीक हो गया जनाब, आगे चलते हैं ना जनाब। अब आप देखिए सेंटर मुश्ताक साहब कह रहे हैं कि पार्लियामेंट को अंगूठा छाप या रबड़ स्टैंप ना बनाएं। अब ये जरा देखते जाएं आप आवाज़ें किस तरह की उठ रही हैं। और अगर पार्लियामेंट को बेतौकीर करना है तो आपकी मर्जी है। सेंटर अली ज़फ़र कहते हैं कि कानून साजी हो रही है लेकिन कानून हमारे सामने नहीं है। ये बड़ी मज़े खेज़ बात है। एतराज़ात तो बिल्कुल जायज़ हैं। एक ये एतराज़ मैंने कहा ना, सेंटर कामरान मुर्तज़ा कहते हैं आज कौमी वकार की बात की जा रही है, मगर पहले कहा जाता था कि आर्मी चीफ कौम का बाप होता है। ये इशारा उनका बुनियादी तौर पर उन PTI की ख़वातीन के बारे में था जिनमें एक हमारी बहुत दोस्त भी हैं जरका सोरवर्दी साहिबा, उनकी तरफ भी इशारा है। वो बहुत आउटस्पोकन है इस वक्त। वो ये कहते हैं सेनेटर कामरान साहब, ये कैसा एजेंडा है जो यहाँ आकर पता चलता है। हमें कल भी मंजूर नहीं था कि पार्लियामेंट के अरकान को हाँक कर लाया जाए। यानी ये देखेंगे बिटनेस की का लेवल जो है वो बढ़ता जा रहा है। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब जो है, आपको मालूम है कि वो इस अलायंस का हिस्सा तो बहरहाल है। हमें आज भी ये मंजूर नहीं कि हमसे अंगूठा लगवाया जाए, ये भी वही कह रहे हैं। तो अंगूठा लगाने वाली बात ही है ना बुखारी साहब, जब आप मुसव्वदा ही नहीं है, जब कानूनी शेयर नहीं किया गया, मतलब आप एक ऐसी चीज के ऊपर रजामंदी चाह रहे हैं जो कि आप दिखा भी नहीं रहे हैं। फिर इसका मतलब है कि दाल में कुछ आपने काला बिल्कुल है। ठीक कहा, लेकिन इसकी थोड़ी सी वजाहत जो है वो वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ साहब ने दी। अच्छा। उन्होंने कहा कि इलेक्शन एक्ट हमारे दिल के करीब है। 2018 के इलेक्शन में शफाफियत की कमी थी, वक्त के साथ साथ कानून साजी करनी पड़ती है। अच्छा। वो ये कह रहे हैं, उन्होंने जस्टिफाई करने की कोशिश की कि जो कानून हम बना रहे हैं इसकी ज़रूरत है क्योंकि शफाफियत नहीं थी। ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद उन्होंने कहा कि इंतखाबी इस्लाहात कमेटी में कोई ऐसी जमात नहीं जिसकी हाजिरी ना हो। वो कहना ये चाह रहे हैं कि जो तरमीम हम लेके आए हैं इसके ऊपर जो मुशावरत हुई, जो कमेटियों में मीटिंगें हुई, उसमें सारी जमातों की नुमाइंदगी जो थी, कामरान मुर्तज़ा साहब ने एक भी मीटिंग नहीं छोड़ी। यानी वो कहते हैं कि सेंटर कामरान मुर्तज़ा साहब हर मीटिंग में शामिल थे। आज कहते हैं कि ईवान को बुलडोज किया जा रहा है। तो उन्होंने डिफेंड करने की कोशिश की है जो आवाज़ें उठ रही थी। अच्छा बुखारी साहब, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात कामरान रज़ी साहब ने की। उन्होंने कहा कि निगरान हुकूमत को इन तरामीम से फ़ायदा उठाकर मुद्दत 3 मई से 3 साल तक करनी तो हमें कबूल नहीं। ये वाकई हो रहा था, मतलब ये वाकई उसका हिस्सा था? देखिए, ये कुछ न कुछ इख्तियारात देने की कोशिश है इंटरिम गवर्नमेंट को।
इंटर्म गवर्नमेंट के बारे में मेरे ख्याल से जो जनरल कॉन्सेप्ट है, जो जो तासुर है, वो ये है कि ये इलेक्शन कमीशन के साथ मिल के इलेक्शन को शफाफ बनाते हैं, इलेक्शन का इनकाद मुमकिन करते हैं, लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल को देखते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। लेकिन जो दो तीन बातें देख के तो मैं खुद भी हैरान हूँ। एक ये कि इंटर्म गवर्नमेंट जो है वो इंटरनेशनल जो ममालिक हैं, आलमी मुल्क जो है, उनके साथ मुआहदे भी कर सकती है, हालांकि ये बहुत कभी भी नहीं था। अच्छा, इसीलिए जनाब एक कामरान रजी साहब है, वो कहते हैं कि अगर 2030 की तरमीम की बात कर रहे हैं तो वो हमें मंजूर नहीं है। निगरान हुकूमत को इन तरमीम से फ़ायदा उठाकर मुद्दत 3 माह से 3 साल तक करनी है तो हमें कबूल नहीं है, इट्स नॉट एक्सेप्टेबल। तो ये सारी आवाज़ें जो उठी हैं वो हैरान कुन भी हैं, परेशान कुन भी हैं, लेकिन अनफाउंडेड नहीं है। अच्छा। यानी बिला वजह नहीं है। अगर इतनी सीरियस तरमीम आपने कानून में करनी है, इलेक्शन एक्ट में करनी है, तो उसको इस तरह हैप हैजर्डली या बुलडोज नहीं करना चाहिए। अच्छा बुखारी साहब, वो तो हमने देख लिया कि एक रिएक्शन जो है वो सामने आया है और वो सबका अपनी अपनी जगह पर मौजूद है। मुझे बताइएगा कि अब ये हुकूमत इसमें कामयाब होगी या नहीं होगी, बस मौखर हो गया या फिर? देखिए, इजलास मौखर होने का मतलब ये है कि आज कोई रजामंदी के करीब बात नहीं थी। ठीक है। जो आवाज़ें उठी, जो हमने जिनका तस्करा भी किया है, तो उसके बाद कानून का पास हो जाना तो फिर बुलडोज करने वाली बात ही है ना। लिहाजा मेरे ख्याल से ये अक्लमंदी की उन्होंने कि उसको बजाय इसके कि ज़बरदस्ती आज पास कर लिया जाए, उन्होंने उसको मौखर कर दिया। इजलास कल फिर होगा तो उसमें देखते हैं कि क्या सूरत हाल आती है। लेकिन जो एक दो छोटी मोटी बात और करनी बहुत ज़रूरी है इस हवाले से, वो है कि वज़ीर दिफा साहब भी बोले हैं, जनाब ख्वाजा आसिफ साहब, वो बोले कि ये बाकियात रह गई हैं जिन्होंने आर्मी चीफ को बाप कहा था। ये वही हवाला है जो मैंने पहले भी दिया था आपको। आज वो शख्स अपने वर्कर सामने लाकर खुद चूहों की तरह चुप रहा है। ये आपको पता है PTI चीफ की तरफ हवाला है कि जनाब वो खुद तो चुप के बैठे हुए हैं और वर्कर्स को आगे ला रहे हैं। जो एक बात उन्होंने और कही वो ये था कि इस शख्स में अदालतों में पेश होने की जरूरत नहीं, पहले अपना दामन देखें फिर हमें पाक दामनी का ताना दे। ये भी जवाब उन्हीं खवातीन को है। जरका सोहरावर्दी साहब, जैसा मैंने कहा था कि वो काफ़ी तेज़ तरार खातून है, उन्होंने कहा ज़बान हमारे मुंह में भी है लेकिन हमारी तरबियत ऐसी नहीं है। हालांकि माशाल्लाह जब वो बोलने पर आती हैं तो द स्काई इज़ द लिमिट। ये मैं आपको वसूख से कह रहा हूँ। किसी पर उंगली उठाने वाले की 4 उंगलियां अपनी ही तरफ उठती हैं। ये भी आज ये तो एक बड़ी चीज़ हुई कि मौखर हो गया ये बिल, लेकिन साथ साथ छोटी मोटी नोक झोंक जो है वो भी जो है हमें देखने को मिली है। मेरा ख्याल है आप एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद जब आएंगे तो वज़ीर आज़म साहब ने आज इफ्तिताह किए बड़े ज़बरदस्त किस्म के मंसूबों का। देखेंगे कि कौन से मंसूबे थे। यकीनन जगह जो थी वो डेरा इस्माइल खान था, तो मौलाना फजल रहमान साहब भी साथ थे, खिताब भी किया उन्होंने वहाँ पर। इस पर बात करेंगे, छोटे से ब्रेक के बाद साथ रहिए। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने डेरा इस्माइल खान में आज 8 तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह किया है और संगे बुनियाद रखा है। उन्होंने खिताब भी किया है और बड़ी अहम बातें बुखारी साहब मईशत के हवाले से जो है वो वज़ीर-ए-आज़म साहब ने कही हैं और उन्होंने मेरे ख्याल में क्रेडिट लिया और शायद उनका क्रेडिट बनता भी है कि मुल्क दिवालिया होता तो मेरे माथे पर और कब्र पर ता क़यामत काला दब्बा लग जाता। तो यानी ये चीज़ उन्होंने बताने की कोशिश की है कि इस चीज़ में कम से कम वो कामयाब जो हैं वो हो चुके हैं। और उनके ज़माने में जो वो ये कहते हैं कि अगर ऐसा खुदा न खास्ता हो जाता तो मेरी कब्र पर एक कतबा लगता और लिखा होता कि इसके ज़माने में पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हुआ था। मेरे ख्याल से उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा है। ये आप ये देखिए कि जिस तरीके से साबका हुकूमत ने IMF के साथ डील किया, जिस तरीके से उनके साथ कमिटमेंट करके उसको तोड़ा, जिस तरीके से जाते हुए इकॉनमी के नीचे बारूदी सुरंगें बिछा के गए, जिसका बहुत तज़किरा हुआ, अगर उसके बाद इनके दौर में वाक़यातन खुदा न खास्ता डिफ़ॉल्ट हो जाता तो आप ज़रा सोचिए सही कि क्या गत बनती इनकी। ये कतबा लगता, ये तो बात की बातें हैं ना, लगता कि नहीं लगता। ये वो कह ठीक रहे हैं कि अगर कहीं मेरे होते हुए ये हो जाता तो मुझे छोड़ना नहीं था। ना PTI के सोशल मीडिया हैंडलर्स ने, ना PTI के लीडर्स ने, ना, और शायद एक आम आदमी जो है वो भी इसी तरह की एक्सपर्शंस कॉस्ट करता है इनके ऊपर अगर ये डिफ़ॉल्ट कर जाते। असल मसला क्यों वो ये कह रहे हैं, असल मसला उनका ये है कि जितनी बड़ी ये अचीवमेंट है उतनी ये गाई नहीं गई। यानी डिफ़ॉल्ट से बचना, IMF के साथ मुआहदा करार लेना, उसके लोन्स को थ्रू कर लेना इज़ ए वेरी बिग अचीवमेंट।
हर एक को लग रहा था कि पाकिस्तान डिफॉल्ट है। आपको याद होना चाहिए कि पीटीआई के चीफ ये कहते थे श्रीलंका बन चुका है, डिफॉल्ट हो चुका है। मुख्तलिफ फवाद सर्वेस चौधरी आए ने थे। 50 दफा कहा डिफॉल्ट हो चुका है, कोई इनको मुंह लगाने के लिए तैयार नहीं, कोई इनको एक पैसा देने के लिए तैयार नहीं, दोस्त मालिकों ने अपने चेहरे छुपा लिए हैं वगैरह वगैरह, ये हमने सब कुछ सुना है। इसके बावजूद अगर ये नहीं हुआ है तो ये बहुत अच्छी बात है। अब वो जब प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह कर रहे थे आज, एक तो ये मैं बताऊं कि उन तमाम प्रोजेक्ट्स का जिनका आज इफ्तिताह हुआ है किसी न किसी तरीके से सी पैक के साथ जुड़ा हुआ है वो, यानी सी पैक से वो ये 8 तरक्याती मंसूबे जो जितने 8 के 8 जो हैं उनमें कुछ सड़कों की तामीर है, उनमें कुछ बिजली के मंसूबे हैं, हर चीज़ जो है ये जुड़ी हुई है सी पैक से। लिहाजा वो एक जो तासुर है कि जी सी पैक जो है वो पिछली हुकूमत के दौर में बिल्कुल साकत हो गया था, वो रीएक्टिवेट हो गया है और बड़े मैसिव तरीके से रीएक्टिवेट हुआ है। आपने देखा होगा बहुत सारी डेवलपमेंट्स ऐसी हुई हैं, मसलन चश्मा राइट बैंक कनाल के ऊपर जो 5वां न्यूक्लियर पावर प्लांट लगा है, उसकी खूबी यह है कि वो 5 साल ताखीर हुई उसमें, लेकिन उन्होंने उसी कीमत पे वो लगा रहे हैं जिस कीमत के ऊपर एग्रीमेंट हुआ था। आप सोच लें कितनी इन्फ्लेशन हो चुकी है, कितनी कीमतें बढ़ चुकी हैं, लेकिन चाइनीज़ जो हैं, हालांकि वो चाइना की कंपनी है, प्राइवेट सेक्टर में है वो, अच्छा, इसके बावजूद उन्होंने कहा कि नहीं हुकूमती सेक्टर से हम नहीं, प्राइवेट है। इसको उसी कीमत के ऊपर मुकम्मल करके देंगे। इसी तरीके से ये सारे प्रोजेक्ट्स हैं, ये बहुत लंबी लंबी ड्यूरेशन के नहीं है, कोई 6 महीने का है, कोई 8 महीने का है, कोई साल का है। लिहाजा अगर ये सारे हो जाते हैं तो वो जो उसके ऑल्टरनेट रूट्स हैं सी पैक के, वो स्ट्रेंथन हो जाएंगे और फिर बारी आएगी वो इकोनॉमिक जोन्स बनाने की, जो 16 के करीब बनने हैं, जिसमें 8 पाकिस्तान बनाएगा, 8 चाइना बनाएगा। आप जरा ये सोचिए कि वो अगर बन गए होते अब तक तो कितने लोगों को जॉब मिल गया होता, कितनी बिजनेस एक्टिविटी जनरेट हो चुकी होती, कितना फॉरेन करेंसी यानी ज़र मुबादला जो है वो पाकिस्तान में आ चुका होता। और अगर ये सब कुछ टाइम से हो गया होता तो अभी तक तो सिर्फ एक बर्थ वहाँ ऑपरेटिव है ना, 4 और 4 के बाद फिर 6 होनी है, अगर 2 हो जाती तो क्या सूरत हाल होती है। आप वैसे मेरे ख्याल में शायद हम बहुत ज़्यादा वेस्ट की बात तो करते हैं, लेकिन चाइना के अंदर जो कैपेसिटी है, चाइना के अंदर जो डेवलपमेंट है, हम उसकी बात नहीं करते, यहाँ पर उसको उतना हाईलाइट नहीं किया जाता, इसलिए शायद लोगों को इसकी इंटेंसिटी का अंदाजा हो नहीं मेरे पाता ख्याल से चाइना को हम खैर ग्लोरीफाई तो बहुत करते थे, लेकिन ये जो 4 साल गुजरे हैं ना ये पीटीआई के दौर के, उसमें चाइना और सी पैक दोनों को अंडरमाइन किया गया, बगल में छुपाया गया, इसके ऊपर पर्दा डाला गया। मैं बस दिल जो है वो बहुत दुखता है। जब भी कोई मिसाल दी जाती है तो वेस्ट की मिसाल दी जाती है, हालांकि आप जिन लोगों ने उसको एक्सपीरियंस किया, आप भी वहां पर गए हैं, वो लोग कहते हैं कि कोई मुकाबला ही नहीं है वेस्ट की तरक्की का और चाइना की तरक्की का। मैं आपसे अर्ज करूं, जो आप ये डिफॉल्ट से निकले हैं, कभी अगर एनालिसिस हुआ इसका तो आपको पता चलेगा इसमें चाइना का कितना बड़ा रोल है। 2 से ज़्यादा मरतबा तो उन्होंने वो कर्जे जो हमने वापस कर दिए थे उनको, वो उन्होंने रोल बैक कर दिए कि नहीं अभी नहीं, अभी आप रखें। हमारे जो फॉरेन करेंसी के ज़खायर थे फॉरेन एक्सचेंज के, वो आपको पता डिप्लीट हो के कहाँ पहुँच गए थे, $2.5 बिलियन रह गए थे, वो फिर से 9 बिलियन हो गए हैं। तो उसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन चाइना का है। ऑफ कोर्स हम दोस्त ममालिक को नहीं भूल सकते, उसमें सऊदी अरेबिया है, उसमें यूएई है, उन्होंने भी इस मुश्किल वक्त में हमारा बड़ा साथ दिया है। लेकिन उसका ताल्लुक भी एक तो जो शहबाज शरीफ साहब हैं, यानी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप है, दूसरा जो हमारे सिपह सलार हैं, और क्रेडिट देना चाहिए सिर्फ यही नहीं, जो सबका सिपह सलार थे उन्होंने भी इकॉनमी के एतबार से उस वक्त की हुकूमत की भी बहुत मदद की है, और जाते हुए भी वो इस हुकूमत के लिए भी बहुत कुछ करके गए हैं। अब उसी मामले को लेके आगे चल रहे हैं जो जनरल इस वक्त आर्मी चीफ हैं, और उसको बबांगे दोहल गाया जा रहा है। यानी शहबाज शरीफ का एक कमाल ये है कि वो सीक्रेट नहीं रखते जिस तरह पिछली हुकूमत ने किया था, वो साथ साथ बता रहे हैं कि जनाब उनके बगैर हम आगे नहीं। इन मुआहिदों में भी यानी आपको हैरत होगी कि इन सब के अंदर फौज की मौजूदगी, फौज का ताउन, फौज की एक्सपर्टी जो है वो इस्तेमाल हो रही है। क्योंकि चाइना जो है, बहुत देर पहले की बात है जब वो ये मैरी टाइम सिक्योरिटी एजेंसी बनाने की बात हो रही थी, उस वक्त भी उन्होंने कहा था कि हमें गारंटी जो है वो आर्मी चीफ की चाहिए।
सही। उस वक्त भी जनरल बाजवा ने जाके गारंटी दी थी और अब भी जनरल आसिम मुनीर साहब जो और है, ऐसे हालात में गारंटी जरूरी होती भी है जब होनी इलेक्शन चाहिए, आपके मुल्क जरूरी, में होने वाला है, पता नहीं है आगे Absolutely, किसकी हुकूमत आएगी, तो absolutely। यकीनन आपको किसी अब जनाब आ जाइए जरा की- थोड़ा सा एक कंपैरेटिव थोड़ी सी गुफ्तगू भी कर लेते हैं। पीटीआई की हुकूमत ने केपीके में 10 साल तक हुकूमत की है। कोई एक मेगा प्रोजेक्ट मुझे बता दे जो उन्होंने लॉन्च किया हो, और जो एक किया था बीटीआर का उसका क्या हाल हुआ वो आपके BRT, सामने है। ठीक है, बीआरटी। उसके बाद आपने देख लिया मालम जब्बा एक प्रोजेक्ट था, उसका भी क्या हश्र हुआ। तो इसके मुकाबले में जब पंजाब में हुकूमत थी तो आप उसके मंसूबे सारे सरफेस पे हैं, कोई छुपा हुआ नहीं है। बी दैट मेट्रो लाहौर, बी दैट मेट्रो मुल्तान, बी दैट मेट्रो पिंडी, एक जो मोटरवे है ये भी उन्हीं के दौर का शाहकार है जो आज पाकिस्तान की पहचान है। आपको याद होगा कि जब लोड शेडिंग जो है वो 18 घंटे होती थी गाँव में और 14 घंटे होती थी शहरों में, भूले तो नहीं आप अभी? बिल्कुल नहीं, वो बहुत अज़ियतनाक टाइम था। क्या पीटीआई की हुकूमत आने से पहले लोड शेडिंग 0 पॉइंट पर नहीं पहुंच गई थी? ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप कंपैरेटिव टर्म्स में बात करें तो कोई कंपैरिजन नहीं है पीटीआई की हुकूमत का और उनसे पहले की हुकूमत का और आज की हुकूमत का भी। आपको याद होगा कि चाइना ने जो प्रोजेक्ट थे, बिजली के कारखाने थे, उसमें एक ये आपको याद है भिक्की में लगा था, आपको याद है 3-4 जो है वो बिजली बनाने के कारखाने लगे थे। उनमें जिस स्पीड से वो प्रोजेक्ट जो है वो मुकम्मल हुए थे, मेरे ख्याल से कॉम्प्लीमेंट अगर हम आहद चीमा साहब को ना पेश करें तो बड़ी ज़्यादती होगी, बिकॉज ही वॉज इन ए वे द मोस्ट सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर या प्रोजेक्ट डायरेक्टर जो भी कह लें आप उनको। उस पर जो है चाइना की गवर्नमेंट ने शहबाज स्पीड का टाइटल दिया था शहबाज शरीफ को, अगर आपको याद हो तो ये बात ठीक है। और बहुत सारी बातें जो हैं वो की जा सकती हैं। आपको याद होगा भाषा डैम को लेके साकब निसार साहब ने तो जो हुकूमत की चूल्हें हिलाई थी वो याद है ना आपको? बिल्कुल। वो किधर हैं जनाब अब? वो तो कहते थे मैं चारपाई डाल के बैठ जाऊंगा और हिफाजत करूंगा भाषा डैम की। वेयर इज दैट चारपाई? वो खुद ही नहीं है तो चारपाई क्या होगी? तो ये जो चीज़ें हैं ये असल में ना सिर्फ बयानबाजी से या दावों से ना हुकूमत की जा सकती है, ना हुकूमत की बहबूद के प्रोजेक्ट लॉन्च किए जा सकते हैं, प्रोपेगेंडा किया जा सकता है। अच्छा। आपको याद होगा उनकी पॉपुलैरिटी का ग्राफ जो है उसके बारे में कोई हतमी फैसला तो आप नहीं कर सकते, लेकिन हाल ही में पीटीआई के लोगों ने एक धमाका किया कि जी 25 मिनट में इमरान खान साहब ने टिकटॉक का एक अकाउंट खोला, 25 मिनट में 2 मिलियन व्यूअर्स उनको आ गए। ठीक। उन्हीं का एक बंदा फरहान विर्क जो उनके सोशल मीडिया हैंडलर्स को लीड करता था, जो अब उन्हें छोड़ चुका है, उसने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया और 20 मिनट में 2 मिलियन जो है वो उन्होंने करके उनको दिखा दिए। तो ये जो सोशल मीडिया की रेस है ना, या ये जो जिसको आप कह सकते हैं गिमिक्स जो है, गिमिक्स से हुकूमतें नहीं चलती, गिमिक से हुकूमतों के मसाइल हल नहीं होते, गिमिक से आपके प्रोजेक्ट्स लॉन्च नहीं होते, ना वो तकमील तक पहुंचते हैं। इसलिए मैं बार बार इस बार को दोहराना चाहता हूं कि इसके लिए नेक नीति चाहिए, इसके लिए एक्सपर्टी चाहिए, इसके लिए विलिंगनेस चाहिए। अच्छा भाई साहब, ये फवाद चौधरी साहब के बारे में बात लेकिन इससे पहले मेरे ख्याल से मौलाना फजल रहमान साहब की बात कर लें। कर लेते हैं क्योंकि ऑब्वियसली डेरा इस्माइल खान में इन सारे प्रोजेक्ट्स का एक तो उन्होंने कहा है कि जी अगर ऐसे लोग दोबारा मुसल्लत किए गए तो गिरबान से पकड़ के निकाल देंगे। हवाला पीटीआई आप समझ रही है ना, जाली हुकूमत को ना पहले तस्लीम किया ना आइंदा तस्लीम करेंगे। एक और बात जो उन्होंने कही, साबित किया कि नाजायज हुकूमत को कैसे चैलेंज किया जाता है, मुल्क की तरक्की का पहिया रोकने वालों को उठाकर बाहर फेंका। क्रेडिट ले रहे हैं वो कि पीटीआई की गवर्नमेंट को हमने निकाला है। अगर आपको याद हो लॉन्ग मार्च भी उन्होंने किया था। अब आ जाए जनाब अपने आपके फेवरेट जो हैं चौधरी फवाद, उनकी बात कर लेते हैं। फवाद चौधरी साहब ये कहाँ से आते हैं? बेदार होते हैं, मतलब छोड़ चुके हैं ठीक है पार्टी, फिर हमने उनको एक दफ़ा स्पॉट किया था वहाँ पर आईपीपी की एक मीटिंग थी, उसके अंदर वो सर पकड़ के बैठे हुए थे, शर्मिंदा से बैठे हुए थे। अगर आपको याद हो, ऐसे लग रहा था जैसे कोई गुनाह करके, ऐसा लगता है कि कोई बात उनको याद आती है और फिर वो मंजर आम पर आ जाते हैं। वो फरमाते हैं कि माशी तरक्की के लिए पहली शर्त शरीफ और जरदारी खानदान का खात्मा है। वैसे स्टेटस क्या है क्या अभी? आपको याद होगा कि एक दफ़ा पहले भी ये बात किसी ने की थी, उसका नाम था परवेज़ मुशर्रफ। चूँकि मरहूम हो चुके हैं इसलिए उनकी गैर हाजिरी में हम कुछ कहना नहीं चाहते, लेकिन उन्होंने भी कहा था कि पीपल्स पार्टी की बेनज़ीर
और नून लीग के नवाज शरीफ का कोई मुस्तकबिल नहीं है पाकिस्तान की सियासत में। याद है ना आपको? सही है। फिर ये दोनों बरसरे इक़्तिदार आए इसी मुल्क में, तो ये कुछ उसी तरह की गुफ्तगू ये फरमाना चाह रहे हैं, या शायद सारा इंस्पिरेशन इनका वहीं वो से तो कहते हैं आया। कि मुआशी तरक्की के लिए शर्त ही पहली है कि ये दोनों खानदान जो हैं वो इक़्तिदार से बाहर। साथ वो ये भी कहते हैं कि पाकिस्तान की मुआशी तरक्की परवेज़ मुशर्रफ के दौर और तहरीक इंसाफ में हुई। अभी हमने ऊपर बात की है ना बड़ी तफसील के साथ कि कितनी तरक्की हुई और कैसी तरक्की हुई उनके दौर में। अल्लाह ना करे, वो कहते हैं ना कि ओके जो कुछ भी है पर प्लीज़ प्रे इट डजंट हैपन अगेन। मैं एक्चुअली जानना ये चाह रही हूँ बुखारी साहब, और आपका तज्जिया इसके ऊपर लेना चाह रही हूँ कि फवाद चौधरी साहब अब जो इस तरह की स्टेटमेंट दे रहे हैं, छोड़ चुके हैं वो पीटीआई, तो वो छोड़ चुके हैं आईपीपी में, वो मौजूद तो है, लेकिन जैसे कि आपने कहा शर्मिंदा है, अब स्टेटस है क्या? वो ये बयानात दे किस बुनियाद के ऊपर, वो करना क्या चाह रहे हैं? हमने ये सुना था कि गुड बुक्स में आना चाह रहे हैं। हमने ये सुना था कि खातून जो है वो अपनी पहली मोहब्बत कभी नहीं भूल सकती। लेकिन ये इनकी पहली मोहब्बत तो नहीं थी, 5वीं 6ठी मोहब्बत थी पीटीआई उनकी। अच्छा। तो अभी भी उसकी याद उनको सता रही है। लेकिन एक बात यह है कि अब ऐसे लोगों को आज के हालात के साथ रेलेवेंट नहीं समझना चाहिए। अभी उनको टाइम लगेगा रीएक्टिवेट होते हुए, उनको अपना मकाम बनाने में अब बहुत दिक्कत पेश आएगी। लोगों ने देख लिया कि वो मिनिस्टर भी थे, फिर वो थोड़ी देर के लिए ला मिनिस्टर भी बन गए थे, अगर आपको याद हो। मुखारी साहब, रीएक्टिवेट होने से आपका क्या मतलब? आपको लगता है कि अपनी पुरानी पार्टी के अंदर उनको नहीं, पुरानी पार्टी में तो वहाँ पे जगह खत्म नहीं, वो तो खत्म। अच्छा, अब नई पार्टी के साथ उनको मैंने कहा ना कि नई पार्टी में नए तरीके से एक बार फिर उनको अपनी अहमियत को जो है वो साबित करना होगा, और फिर ही उनकी बात को सीरियसली लेना चाहिए। अभी उनके ऊपर थोड़ा सा मतलब है ख्याल करना चाहिए उनका कि वो अगर कुछ इधर उधर बोलें तो डोंट टेक हिम सीरियसली। मतलब मुश्किल हालात उन्होंने बस सिर्फ बोलना होता है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि उनकी बातों का नहीं बुरा मानना चाहिए, मुश्किल हालात हुआ आजकल और काफ़ी टेंस भी हैं, डिप्रेशन में भी हैं, तो कुछ भी यानी जो है वो एक्सपेक्ट किया जा सकता है। ब्रेक मेरे ख्याल में ले लेते हैं, ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर वापस आते हैं, साथ रहिए। वेलकम बैक जी। और अब एक बड़ा सवाल जिस पर पेशगोइयां चेयरमैन पीटीआई भी काफ़ी बार कर चुके हैं कि अब गिरफ्तारी हुई या तब गिरफ्तारी हुई, और सवाल यह है कि आखिर गिरफ्तारी होनी कब है। ये बुखारी साहब, आज तो वो खतरा जो है वो टल गया, खुद पेश हो गए, लेकिन 2 अगस्त को फर्द जुर्म जो है वो लगेगी, फिर क्या होगा? फिर तो आपने बिल्कुल ठीक कहा है, वही होगा जो आपने कहा है। देखिए ये बिल्कुल ठीक है कि खुद भी वो काफ़ी पेशीन गोइयाँ करते रहे, मैं आज पकड़ा जाऊँगा, मैं पीर को पकड़ा जाऊँगा, मैं अगले हफ्ते पकड़ा जाऊँगा। ये भी हमने पहली दफ़ा ही देखा है कि कोई लीडर जो है वो एंटिसिपेट कर रहा हो और फिर साथ ही छुप के भी बैठ जाए। देखिए जब फर्द जुर्म आयद हो जाती है ना, तो आपको हर पेशी पे हाजिर होना होता है, क्योंकि प्रोसीडिंग्स आपकी मौजूदगी के बगैर नहीं होती। चूँकि हज़रत साहब को अदालतों में पेश होने की आदत नहीं है, इसलिए फिर उनको गिरफ्तार करके पेश किया जाएगा। अच्छा, आपको याद होना चाहिए कि इसी अदालत ने नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए थे परसों, याद है ना? जिसकी वजह से वो पेश हुआ, वो आज पेश हो गए। असल में एक स्ट्रेटजी है उनकी, और वो ये है कि फर्द जुर्म आयद होने से पहले जितना आप अदालतों से बच सकते हैं बचे। क्योंकि जैसा मैंने कहा कि वंस यू आर इंडाइटेड, ये इस्तेलाह है इसकी कानून की, कि वन जिसको फर्द जुर्म कहते हैं कि इफ़ यू आर इंडाइटेड, फिर आपके लिए जान बचाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, अनलेस द केस इज डिसाइडेड। 3 खौफनाक केसेस जो हैं उसमें वो इसीलिए आज तक अदालत में पेश नहीं हुए कि अगर वो पेश हुए और फर्द जुर्म हो गई आयद, तो फिर बचना महाल है। इस वक्त तक आप ये देखिए, मैं ये बात ज़िम्मेदारी से कहना चाहता हूँ कि खान साहब ने कोई ज़िंदगी में अचीवमेंट उनकी है या नहीं है, लेकिन उनकी ये बड़ी अचीवमेंट है कि अगर एक शख्स चाहे पाकिस्तान में कि मैंने अदालतों में पेश नहीं होना, तो वो ठीक है, वो सही कह रहा है, वो अगर चाहे तो नहीं पेश होगा। 14 महीने हो गए हैं इनको इक़्तिदार से निकले हुए। ये केसेस उससे बहुत पुराने हैं। फॉरेन फंडिंग केस 8 साल से चल रहा है, तोशाखाना केस इनकी हुकूमत में होते हुए चल रहा था, याद है ना? लेकिन वो अदालतों में पेश नहीं हुए। तहरीर खान का केस इसी तरह से एक तवील अरसे से बाज़ गश्त हम सुन रहे हैं। मैं यहाँ एक बात कहना चाहता हूँ, जब ये बात शुरू हुई थी ना कि पीटीआई के सोशल मीडिया हैंडलर्स ने कतरी शहजादे को दुल्हा बना के मरियम के साथ बिठा दिया, तो मैंने उस वक्त वार्न किया था। मैं आई वॉन्ट टू टेक द क्रेडिट, मैंने कहा था कि ये ना करें, क्योंकि ये बात अगर एक दफ़ा चल पड़ी ना घरों में बच्चियों तक, तो फिर खैर नहीं है। उस वक्त तक कभी किसी ने टैरियन का नाम नहीं लिया था इस मुल्क में, ठीक है?
उसके बाद से जो गंद शुरू हुआ है फिर उसकी कोई लिमिट नहीं है। एक बात। दूसरी बात यह है कि JIT के सामने भी वो पेश हुए हैं, वो जो साइफर वाला मामला साइफर है, वाला मामला है, उस पे भी वो भी तहकीकात 2 घंटे तक तफ्तीश हुई है। वहाँ भी वो अवॉइड कर रहे थे। पहले तो वो कहते थे कि ये इशू ही नहीं है, फिर उन्होंने इसको भी अवॉइड करने की कोशिश की जिस हद तक कर सकते थे। अल्टीमेटली जब FIA ने इसमें यानी अदालत की तरफ से इसके ऊपर से वो पाबंदी उठा ली गई इस केस पर से, तो उसके बाद से FIA एक्टिवेट हुई है। उसने इनको भी और जो दूसरे 2 करैक्टर थे, हाँ जी, असद उमर और शाह महमूद कुरैशी, उनको भी बुलाया है और उनसे भी तफ्तीश की है। देखिए ये भी डिफेंडेबल नहीं है। सही। अच्छा बुखारी साहब, और भी कैरेक्टर्स चूँकि PTI के साथ जुड़े रहे हैं और ख़ास तौर पर अगर करप्शन के हवाले से बात की जाए तो फराग गोगी का नाम बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है और अब ये कहा जा रहा है कि वो शायद वादा माफ गवाह जो है वो बनने के लिए तैयार है। तो इस पर क्या अपडेट है आपके पास? देखिए वादा माफ गवाह तो कुछ बन भी गए हैं और कुछ मज़ीद बनने वाले हैं। कोई ये यकीन करने के लिए आमादा नहीं हो सकता था कि आज़म खान जो इनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे वो इनके खिलाफ वादा माफ गवाह बनेंगे। वो बन गए। इसी तरीके से अब फराग गोगी, देखिए फराग गोगी का मेरा नहीं ख्याल कि खान साहब से इतना कोई डायरेक्ट वास्ता था। वो उनकी जो बेगम साहिबा हैं बुशरा बेगम, उनके साथ उसका राब्ता था। जो सोशल मीडिया के ऊपर खबरें उड़ाई जा रही हैं उसमें इस तरह की बातें भी मिल रही हैं कि खान साहब और उनकी बेगम के बीच भी कोई तकरारबाजी कह लें या कोई हाथापाई, कुछ इस तरह की खबरें आ रही हैं। और ये कि ये भी कहा जा रहा है कि उन्होंने धमकी लगाई है कि अगर तोशा खाना का केस अच्छा में मुझे बुलाया गया और पेशी हुई तो मैं वहाँ सच बोल दूंगी। अच्छा। अब अगर इस बात को आप मान लें कि ये हुई है तो फिर आपको गोगी साहिबा के वादा माफ गवाह बनने की बात समझ में आ जाएगी। ये जो लोग होते हैं ना जो इस किस्म के जराइम में आपके शरीके कार होते हैं, इनका पेंदा कोई नहीं होता, ये याद रखें आप। ये टिल्ट करते हैं, ये शिफ्ट करते हैं, उन्होंने अपनी जान बचानी है। सही है। इस वक्त वो कुछ भी बुशरा बीबी की या खान साहब की जान बचाने के लिए नहीं करेंगे। उन्हें इस वक्त अपनी जान सबसे उनके लिए सिर्फ अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ अहम होता है। पहले भी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ था जब वो फाइनेंशियल मफादात जो हैं वो उनके ज़ेरे गौर थे या उनसे फ़ायदा उठा रहे थे, और अब उन्होंने अपनी जान बचानी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया बुखारी साहब। आज के प्रोग्राम का वक्त यहाँ पर ख़त्म होता है जी। इंशाल्लाह आपसे कल दोबारा मुलाकात होगी। ख्याल रखिए, तब तक के लिए अपना अल्लाह।